गुड डे टू ऑल द व्यूअर्स। आज मेरे साथ श्री अशोक सिंह हैं, जो हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैकल्टी मेंबर हैं पायनियर्स एकेडमी के। डिफरेंट कंपोनेंट्स जीएस के पढ़ाते हैं, सीसेट भी पढ़ाते हैं। तो हमने एक पहले भी पिछले साल भी हमने एक प्रक्रिया शुरू की थी कि हम वक्तन फ़वक्तन हम लोग करंट अफेयर्स दिया करेंगे, जहाँ जो बड़े हिस्टोरिकल वाक़याज़ हैं उनके ऊपर कोई बात होती रहेगी। आज अशोक सिंह जी बात करेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आपने देखा बहुत सारी बातें इसके ऊपर हुई हैं, बहुत चर्चा हो रही है, सिर्फ हमारे इंडियन नेशन में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। आज J&K हिस्ट्री का पार्ट बन गया, आज J&K पॉलिटी का पार्ट बन गया, आज करंट अफेयर्स का पार्ट बन गया। आज जितने भी यूपीएससी के या पीएससी के टॉप इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें इसके ऊपर चर्चा ज़रूर होती है कि बताइए थोड़ा सा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इवन वर्ल्ड प्रेस में इसका जिक्र हुआ है, पूरी दुनिया में इसका डिस्कशन हुआ है। तो आज मैं अशोक सिंह जी को रिक्वेस्ट कर दूँगा कि आज वो आपके सामने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे बात करें। आप इसको ध्यान से सुने, खासकर वो लोग जो एस्पायर कर रहे हैं फॉर वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स and many other competitive exams, because this can be a question in your GS paper for any kind of examination. Ashok Singh, thank you. Yes. Welcome to our online education platform, the Pioneers Academy. आज हमारा जो टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इससे पहले सर ने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, खास करके जम्मू J&K स्टेट के लिए नहीं पर पूरी इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है। आपको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक प्रिंसली स्टेट था, पहले तो प्रिंसली स्टेट था, लेकिन उसके बाद हमें आर्टिकल 370 दिया था, उसका स्पेशल स्टेटस हमें जम्मू कश्मीर में दिया था। लेकिन अब आपको पता है कि ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 अब कैम इनटू फोर्स नहीं है, इसकी जगह अब क्या है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया। तो इसके जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की क्या इंपॉर्टेंस है, JKSSB के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं JKSSB के, वो सब में इंपॉर्टेंट है, आपको पता। उसके बाद JK PSI में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप UPSC का अगर बाइवा दे रहे हो, GS के इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना हमने, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमें जानना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इसके बारे में। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर आ जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको पता है कि सबसे पहले 26 अक्टूबर 1947 के अंदर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ था। महाराजा हरि सिंह उस टाइम हमारे रूलर थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से साइन किया था। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में एक्चुअली क्या था कि हमें इंडिया का पार्ट बनाया गया था कि हम एक इंडिया का पार्ट है। इसमें से 3 चीज़ों के ऊपर जो सिग्नेचर हुए थे, उसमें से 3 चीज़ें यानी डिफेंस, उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद एक्सटर्नल अफेयर, जितने भी हमारे ये जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो हमारे यूनियन के साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई थी हमारे जो भी लॉ जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 के अंदर एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, उसी दौरान आपको पता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 से 1949 के बीच में इसको सेटअप किया गया था। उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि इंडिया के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो इसी दौरान क्या हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 के अंदर आर्टिकल 370 एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परेरी प्रोविजन था। आपको पता है कि ये टेम्परेरी प्रोविजन था। क्या था, टेम्परेरी प्रोविजन। आर्टिकल 370 क्या था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था, हमारा पार्ट 21 के अंदर इसको ढाला गया था उस दौरान जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ,
अक्टूबर 1951 के अंदर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया बनी, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम क्या था जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, ठीक है। उसका 1951 से जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? 14 मई 1954 के अंदर आर्टिकल 35A एडिड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 35A को जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया। आपको पता है 35A आर्टिकल ये स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स जो लोग थे उनको ये प्रोवाइड करता था। उसके बाद क्या हुआ? 17 नवंबर 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू क्या हुआ? क्या अडॉप्ट कर दिया। जिस तरीके से 1951 के अंदर ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट किया और 1956 के अंदर इसको अडॉप्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हुआ? ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। उसके बाद हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को किस तरीके से एब्रोगेट किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्लासेस थी, क्या क्लास था जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया? तो सबसे पहले क्या होता? आर्टिकल 370 के बारे में आर्टिकल 370 क्लास 3, आर्टिकल 370 क्लास 3 के अंदर यह लिखा गया है कि रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्या लिखा गया कि अगर आर्टिकल 370 को अगर एब्रोगेट करना है आप लोगों ने, तो आर्टिकल 370 के अंदर एक क्लास है, क्लास 3, ठीक है। इस क्लास 3 के अंदर यह पावर दी गई, किसको दी गई? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को दी गई। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अगर इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर सकती है तो किसके पास पावर है? आर्टिकल 370 क्लास 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर ये पावर है कि वो इसको एब्रोगेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मैंने आपको बोला कि 1951 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, लेकिन 1956 के अंदर हमारा कानून बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उसका काम हो गया था, वो खत्म हो गया था। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ चुका था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस टाइम केम इनटू फोर्स हमारे पास नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन। एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 ये किसका है? ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 367 के अंदर एक क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बोला गया कि क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पावर है वो किसके इक्वल होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड। कहने का मतलब है अगर स्टेट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे पास नहीं है तो उसकी पावर सिमिलर किसके बराबर होगी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है कि गवर्नर रूल, जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल को इम्पोज किया गया 18 जून 2018 के अंदर इसको इम्पोज किया गया। उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 18 दिसंबर 2080 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर इज इक्वल टू पार्लियामेंट। कहने का मतलब है अब यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले पावर किसके पास थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पास पावर थी कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे पास नहीं है, अब इसकी पावर किसके पास चलेगी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास चलेगी कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी? आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर नहीं था, मैंने आपको बोला कि यहां पर गवर्नर रूल लग चुका था, यहां पर गवर्नर रूल लगा। उसके बाद गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल लगा और प्रेसिडेंट रूल के अंदर इन्होंने एक क्लास डाली कि अगर आप आर्टिकल 370 को आपने एब्रोगेट करना है तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को किसके साथ? पार्लियामेंट के साथ कंपेयर कर दिया। आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर हमारे पास नहीं थी यहां पर, तो गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल के बाद प्रेसिडेंट रूल पड़ा। अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर यह ढाला गया कि अगर आर्टिकल 370 को आपने एब्रोगेट करना है तो उसको कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। तो ये था आपका सिस्टम पूरा। ये आर्टिकल 370 का जो था वो एकदम में नहीं हुआ, एक्चुअली स्टार्ट काम कब हुआ था? जब यहां पर गवर्नर रूल इंपोज किया गया था, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था जिसको फॉलो किया हमारे पार्लियामेंट ने और इस तरीके से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमारे पास क्या है? उसके बाद क्या हुआ? जब ये करने के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 पास किया गया। तो इसमें क्या किया गया? इसमें सॉफ्टली क्या गया? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। किसने किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया। उसके बाद क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 को अपील किया गया। तो 1954 के अंदर आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू यहां पर आर्टिकल 35A को लाया था। अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को एब्रोगेट किया तो आर्टिकल 35A को भी इस तरीके से क्या हुआ? आर्टिकल 370 को भी क्या कर दिया इन्होंने? एप्रोवेट कर दिया और आर्टिकल 35A को एप्रोवेट कर दिया। किसने किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया, ठीक है। ये सिस्टम था। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्या हमारे पास? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। उसके बाद इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो सबसे पहले द बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर इसको बिल को इंट्रोड्यूस किया। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 के अंदर इसको
इंट्रोड्यूस किया गया और उसी सेम डे को इसको बिल को पास किया गया। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा पास इट इन 6 अगस्त। उसके बाद आपको पता है कि राज्यसभा के बाद लोकसभा के पास बिल जाता है और लोकसभा ने भी इसको 6 अगस्त को पास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इट केम इनटू फोर्स। उसके बाद इट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेट ऑन 9 अगस्त। उसके बाद वो पता है कि लोकसभा होता है, एक लोकसभा बिल पास करेगी, राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा बिल पास करेगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल। उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये वही सेम हुआ, क्या हुआ कि 5 अगस्त को राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा ने पास किया और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट कब दी, 9 अगस्त को प्रेजेंट दी। उसके बाद क्या हुआ, इट कैम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर एक्ट आया, इसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर एक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239 क्या है, क्या बोल रहा है, पौंडीचेरी मॉडल, यानी कि मतलब जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर यूटी को पौंडीचेरी जो यूटी है उसके बेस पे बनाया गया, कहने का मतलब जो पौंडीचेरी जो मॉडल चल रहा है उसी को जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया। तो आर्टिकल 239A क्या बोलता है, पौंडीचेरी मॉडल अप्लाई टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 30 के अंदर ये है। उसके बाद क्या हुआ, देयर विल बी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर 6 स्टेट है जहां पर बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरल सिस्टम, 2 हाउसेज है। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली पहले थी, हमारे पास भी 2 हाउसेज थे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली था और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू क्या उन्होंने साफ बोल दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, अब एक ही हाउस होगा जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, उसके बाद क्या गया, सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम उसके बाद सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर कितनी सीटें थी, 107 थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो 114 कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर ड्यूरेशन फॉर 5 ईयर, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टाइम पीरियड होगा वो कितने होगा, 5 साल होगा। पहले कितने था, पहले 6 साल था, अब कितना किया, 5 साल किया। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर विल नो हैव ओनली 5 सीट इन लोकसभा के अंदर, लोकसभा से जम्मू कश्मीर की 5 सीटें होगी। उसके बाद देयर विल बी रिजर्व फॉर SC/ST, सीट्स को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 24 सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर POK, क्या वो पता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 24 सीट्स को उसको वैकेंट किया जाएगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, LG कैन नॉमिनेटेड 2 वुमेन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर LG को ऐसा लगता है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो कम है, तो LG हमारा 2 वुमेन को क्या नॉमिनेट कर सकता है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, उसके बाद से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपको बोला जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। उसके बाद सेंट्रल RTI एक्ट 2005 विल नो बी एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ RTI एक्ट 2000। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या RTI एक्ट 2009 लग रहा था, ठीक है। अब कहने का मतलब जिस तरीके से हमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो हमें जैसे हमारी यूटी बनी तो यहाँ पर कौन सा एक्ट, RTI एक्ट 2005 अप्लाई किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी हाई कोर्ट फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सेक्शन 75 के अंदर लिखा गया कि जो हमारा हाई कोर्ट होगा, तो 2 यूटी हमारे पास है, एक जम्मू कश्मीर यूटी है, एक लद्दाख यूटी है, इसके लिए हाई कोर्ट क्या होगा, दोनों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ LG, एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो करप्शन के रिलेटेड जो भी केसेस होंगे इसके लिए एक डिपार्टमेंट होगा जिसको LG खुद क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ओके, उसके बाद क्या गया, 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडेड, हिंदू सक्सेशन अमेंड के अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी, जैसे कहने का मतलब लड़के को प्रॉपर्टी दी जाती है, लड़की को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, तो यह क्या हुआ, उसको भी एक्ट किया गया। कहने का मतलब जितनी हक क्या लड़के को उतना लड़की को भी हक होगा प्रॉपर्टी का रिलेटेड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 2019 के अंदर वोट्स की बात करेंगे, सब इंपॉर्टेंट है अक्सर ये SSB के एग्जाम के अंदर। ये आपको पता होगा, आपने पहले SI का एग्जाम दिया होगा तो आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से खाली कितने 12+ क्वेश्चन आए हुए थे, और यही क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, और यही क्वेश्चन आए हुए थे, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब कुछ आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। राज्यसभा के अंदर 125 वोट फेवर में गए और 61 अगेंस्ट गए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के अंदर 370 जो फेवर में वोट दिए गए और 70 उसके अगेंस्ट में हुए। उसके बाद इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इस एक्ट के अंदर है क्या, इस एक्ट के अंदर है 14 पार्ट्स। आपने एग्जाम के अंदर खाली 14 पार्ट्स याद रखने, बीच में सेक्शन आपने इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 103 सेक्शन, इस 14 पार्ट को 103 सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। हम कहने का मतलब इन 103 के 103 सेक्शन आप लोगों ने याद नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा वो आप लोगों ने याद करनी है, इनफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 शेड्यूल्स, 5 शेड्यूल है जम्मू कश्मीर, ये शेड्यूल आप अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद करने। अब मैंने बोला कि कितने 20 पार्ट है, सॉरी 14 पार्ट है, जम्मू कश्मीर के कितने का आते हैं, 14 पार्ट है। तो 14 पार्ट आपने
याद रखने, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? प्रीलिमिनरी। पार्ट फर्स्ट प्रीलिमिनरी, दूसरा कौन सा आ गया? पार्ट सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद क्या है? पार्ट थर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्ट फोर्थ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के रिलेटेड, लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कामकाज होगा वो पार्ट फोर्थ के अंदर। इसी तरीके से पार्ट फाइव के अंदर क्या है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको पता है कि हमारी 107 पहले सीटें थी, उसके बाद 114 उसको किया गया, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, तो वो कौन से पार्ट में आपको मिलेगी? पार्ट 5 में। उसके बाद क्या हो गया? पार्ट 5 थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी, यहां पर इसको छोड़ो, इधर गाओ। पार्ट 6 के अंदर क्या है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड है। उसके बाद पार्ट 7 में क्या है? मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। उसके बाद पार्ट 8 के अंदर क्या है? हाई कोर्ट। हमारा को मैंने बोला हाई कोर्ट जो कॉमन होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाई कोर्ट कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्ट 9 के अंदर क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से पार्ट 10 क्या है? ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जम्मू और कश्मीर के अंदर रेवेन्यू को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कौन से पार्ट? 10th के अंदर दिया गया। उसकी तरीके से 11th पार्ट के अंदर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ सीड्स एंड लाइबल, एप्रोशनमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कौन से पार्ट में डाला गया? इसको पार्ट 11th के अंदर डाला गया। पार्ट 12th के अंदर क्या गया? प्रोविजन एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशन एंड एनी अदर मैटर, जो भी मैटर इसके अलावा उसको कहां पे डाला गया? 12th पार्ट के अंदर डाला गया। पार्ट 13 किसके रिलेटेड है? प्रोविजन हैज टू सर्विसेज, जैसे कहने का मतलब जम्मू कश्मीर जो सिविल सर्विसेज है उसको, इसको रिलेटेड किसमें ढाला आपको मिलेगा? पार्ट 13 के अंदर। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। ये आपके 14 पार्ट है, खाली आपने टाइटल याद रखना पार्ट्स का, ठीक है। कि एग्जाम के अंदर आएगा आपके अंदर 8th पार्ट किसके रिलेटेड है, 9th पार्ट किसके रिलेटेड है, तो ये पार्ट आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अच्छे तरीके से इनको आप लोगों ने याद करना, ओके। उसके बाद क्या हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं अभी आपको रिमाइंड कर रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपने याद करनी है, जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसका आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शनों में से कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले सेक्शन 1 और 2 प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जिसमें टाइटल और डेफिनेशन आपको मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख हैज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। जम्मू जो लद्दाख यूटी है वहां पर लेजिस्लेचर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेशन दिया गया। उसके बाद सेक्शन 4 क्या बोलता है? जम्मू कश्मीर हैज ए यूटी विद लेजिस्लेचर, हमारे पास यूटी होगी लेजिस्लेचर के साथ। ये सेक्शन सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 5 है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर स्टेट का जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होगा? कॉमन होगा। लेकिन उसके बाद ये बोला कि अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो कॉमन होगा, अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहता है तो लद्दाख अलग होगा और जम्मू का अलग होगा। तो अभी जो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेक्शन 10 है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। इन द हाउस ऑफ पीपल कहने का मतलब है लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है? आपको पता है कि लोकसभा के अंदर हमारे पहले पास 6 सीटें थी, उसके बाद 1 सीट हमने लद्दाख वालों को दे दी, और अब लोकसभा के अंदर कितनी सीटें? 5 सीटें। ये कौन से में लिखा हुआ है? सेक्शन 10 के अंदर। उसके बाद सेक्शन 14 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी फॉर जम्मू कश्मीर कंपोज। लेजिस्लेटिव असेंबली कहने का मतलब हमारे पास कितनी सीट्स है? 114 सीट्स है, वो इसके बारे में, ठीक है। सेक्शन 14(6) में ST SC की रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। उसके बाद सेक्शन 15 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मैं आपको बोला कि LG हमारा 2 वुमेन को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। वो कौन सा सेक्शन है इसके रिलेटेड? ये 16 सेक्शन है, सॉरी 15 सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 16 क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद सेक्शन 17 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी ड्यूरेशन है हमारे पास? पहले कितनी थी? पहले 6 साल थी, अब कितनी है? 5 साल है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या? सेक्शन 19 स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 24 के अंदर ओथ एंड एफर्मेशन। सेक्शन 27 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। सेक्शन 30 के अंदर पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर है। उसके बाद सेक्शन 31 के अंदर सैलरी के बारे में। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका खाली 10% को एज ए मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो 53 के रिलेटेड है। उसके बाद 57 ओबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो इसमें 57 के अंदर है। सेक्शन 60 डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। सेक्शन 31 सैलरी के बारे में। सेक्शन 47 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। उसके बाद 57 ओवोल्यूशन। उसके बाद हो गया 61 क्या है? पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। 75 कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा। 88 किसके बारे में? प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटेड है। 93 किसके? प्रोविजन एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप, तो क्या हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप इन 6 मार्च
2020 के अंदर डिलिमिटेशन को सेट किया था। ठीक है, इसके मेंबर क्या थे? इसके जो मेंबर थे रंजना प्रकाश देसाई, ये इसको हेड था, ये हेड था, जो चेयरमैन था इसका। उसके बाद सुशील चंद्रा हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उस टाइम, वो था इसका एक मेंबर। और उसके बाद का के शर्मा जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन था, इसलिए 3 मेंबर थे इसका डिलिमिटेशन कमीशन के। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या कर दी, रिपोर्ट क्या कर सबमिट कर दी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो इसमें क्या हुआ था डिलिमिटेशन में, आपको बताया था कि डिलिमिटेशन हमारा सेक्शन 60 है, 60 इंपॉर्टेंट। डिलिमिटेशन में क्या हुआ था, हमारी जो सीट्स थी 107 थी, 107 सीटें थी, और इसको अब उन्होंने 114 में, कहने का मतलब है 7 सीटों को ऐड ज़्यादा किया था। मैंने 6 सीटें जम्मू वालों को दी थी और 1 श्रीनगर वालों को ऐड किया। अब हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू अब हमारे पास जम्मू कश्मीर में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है, 114। उसको पता आपको कि 24 सीट्स हमने वैकेंट रखी है जम्मू POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, जब हम इलेक्शन नहीं करवाते। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जो शेड्यूल्स है, 5 शेड्यूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि पिछली बार जो JKSI का जो पेपर हुआ था जम्मू SI का, उसमें शेड्यूल्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये शेड्यूल्स कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये आ गया शेड्यूल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो 5 शेड्यूल्स हैं हमारे इसके। ओके, तो पहला शेड्यूल्स क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो असेंबली होगी, जितनी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी खाली 10% लोगों को मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये सेक्शन भी मैंने आपको बोला था, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट। तो पहले शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया। उसके बाद दूसरा शेड्यूल क्या, सेकंड शेड्यूल, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लद्दाख। एक मैंने आपको पता है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीटें यहाँ पे जम्मू कश्मीर की 4 सीटें और लद्दाख को 1 दी हुई है। तो वो किनसे, दूसरे शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया। उसके बाद ठीक है, इसी तरीके से थर्ड शेड्यूल क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू कश्मीर UT। तो जम्मू कश्मीर UT के अंदर कितनी असेंबली सीट, तो अभी मैंने डिलिमिटेशन में आपको बताया कि टोटल सीटें कितनी है, 114। उसमें से 24 सीट्स को वैकेंट रखा है, किसके लिए, POK के लिए। उसके बाद क्या है, फोर्थ शेड्यूल हमारा ओथ एंड एफर्मेशन, जितने भी हमारे ऑफिसर लोगों की ओथ एफर्मेशन मिनिस्टरों की होती है, वो 4th शेड्यूल के अंदर डाली गई है। और 5th शेड्यूल के अंदर सेंट्रल लॉ मेड एप्लीकेबल। आपको पता है कि 106 जो है सेंट्रल लॉ को एप्लीकेबल किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। मुझे लगता है कि जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इतना इनफ है। आपने SI का जो पीछे एग्जाम दिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आए थे, तो इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से देखिए। मुझे लगता है कि इतना मटेरियल आप लोगों के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू।